Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichayar. Today we are going to start with our new chapter class 11 NCERT textbook that is cell cycle and cell division. ओके तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप लोग सेल के बारे में जानेंगे ही और ये भी देखोगे कि सेल डिवाइड कैसे होता है। ओके और इसमें क्या क्या ऐसे फेजेस आएंगे जिनके वजह से आप लोगों को पता चलेगा कि सेल डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, कुछ स्टेप्स है यहाँ पे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, द सेल साइकिल कंप्लीटेड इन द टू फेजेस, वन विल बी कॉल्ड एज अ इंटरफेस एंड अदर विल बी कॉल्ड एज अ एम फेज। ओके, सो इंटरफेस जो है वो तीन फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ओके, G1 को कहा जाता है गैप वन फेज, जो कि ऑलमोस्ट 10 आवर्स का टाइम लेता है। एस फेज को कहा जाता है सिंथेटिक फेज, जिसके लिए ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स चाहिए होते हैं। एंड गैप टू फेज के बारे में बात करें तो ये शॉर्टर फेज होता है, लाइक 3 to 4 आवर्स का टाइम चाहिए होता है इसके लिए। ये जो मैंने टाइम लिमिट बताया है यहाँ पे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली फॉर द मेमलियन सेल्स। ओके, लाइक वी कैन कंसिडर एज लाइक ह्यूमन सेल्स ऑल्सो। नाउ सो देयरफॉर तो सम टोटल अगर मैं इसकी तीनों फेजेस के बारे में मिलके बात करूं, सो सी द इंटरफेस जनरली टेक्स बिटवीन 18 to 20 आवर्स। ओके, 18 to 20 आवर्स में पूरा का पूरा जो इंटरफेस है दैट इज अ गैप वन फेज, एस फेज एंड द गैप टू फेज गेटिंग कंप्लीटेड। ओके, जो कि सेल साइकिल में सबसे बड़ा फेज माना जाता है तीनों को मिला के। ठीक है, और जो दूसरा फेज होता है वो एम फेज होता है, उसको कंप्लीट होने के लिए 2 से 4 घंटे की जरूरत होती है। नाउ ये जो एम फेज होता है ये दो सब फेजेस में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला जो है वो न्यूक्लियस डिवीजन है, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस भी डायरेक्टली नहीं होगा, उसके अंदर 4 सब फेजेस है, जैसे कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ओके, after this nucleus division, or you can say after this telophase, you will be left with only one procedure that is called as a cytokinesis, जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो आते हैं चैप्टर के बेस के तरफ। ओके, ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे है दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये पूरे सेल साइकिल को डिफाइन करता है। तो चलो समझते हैं अभी इसको क्या क्या चीजें हैं इसमें। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल है जिसको मैंने लिखा है इनिशियली कॉल्ड एज अ पेरेंट सेल। ठीक है, ये पेरेंट सेल जो है वो, आप लोग ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो बाहर से, ये पूरा का पूरा इंटरफेज है। ठीक है, ये पूरा क्या है, इंटरफेज है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस पेरेंट सेल इज एंटरिंग इनटू द इंटरफेस। ओके, और इंटरफेस में सबसे पहला फेज क्या आता है, तो गैप वन फेज। देखो ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर में, दिस इज कॉल्ड गैप वन फेज। उसके बीच में जो पिंक कलर की लाइन बनाई हुई है, फिलहाल उसके ऊपर फोकस मत करो, ऐसे मानो कि वहां पे वो लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरा फेज क्या हो जाएगा, गैप वन फेज हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली सेल को क्या होता है, तो सेल गैप वन फेज में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ओके, और प्रिपरेशन क्यों, तो जो भी चीजें हमको एस फेज में करनी होती है तो उन सारी बातों को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, G1 फेज में प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो जैसे कि बात करें, अगर सेल इज रेडी फॉर एस फेज, इज गेटिंग रेडी फॉर द एस फेज, तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे, कुछ एंजाइम्स बनेंगे, ठीक है, आरएनए बनेगा। तो ये सारी एक्टिविटी उसमें हो रही है। तो इसके वजह से आप लोग बोल सकते हो सेल में एक तरीके का ग्रोथ भी देखा जाता है और सेल की साइज भी जो है वो इंक्रीज होने लगती है। ओके, वो गैप वन फेज में होता है। अभी जो जो चीजें एस फेज के लिए चाहिए थी वो गैप वन फेज में बन जाती है, और फिर उसके बाद वो जो सेल है वो एस फेज में चले जाता है। एस फेल एस फेज जो है उसमें आने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह प्रोसीजर होती है, और फिर से वो गैप टू फेज में चले जाते हैं। ओके, नाउ सेल व्हेन एंटर्स इनटू द गैप टू फेज, यहाँ पे भी आरएनए प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होते हैं।
है ना। तो ये सारी जो बातें हिस्टोन्स प्रोटीन चाहिए होते हैं वो सारी बातें यहाँ पे बनने लगती है। ओके, ये सारी बातें कहाँ पे बनने लगती है, गैप टू फेज में बनने लगती है। वंस द गैप टू फेज इज गेटिंग कंप्लीटेड, दैट मीन्स व्हाट फेज हैज बीन कंप्लीटेड, इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, द सेल हैज कंप्लीटेड हिज इंटरफेस फेज, और उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन के लिए सेल रेडी हो जाता है, जिसमें आता है एम फेज। ना एम फेजेस में जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो पहले प्रोफेज जाएगा, मेटाफेज जाएगा, फिर एनाफेज जाएगा, फिर टीलोफेज जाएगा। जैसे ही टीलोफेज होता है उसी के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ओके, और मुझे दो डॉटर सेल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो दो डॉटर सेल्स है उनका साइज इनिशियल लेवल पे काफी छोटा होता है और उनको मैच्योर होना पड़ता है। ठीक है, तो वो मैच्योर होने के लिए G0 फेज में चले जाते हैं। ओके, G0 फेज सेल साइकिल का पार्ट नहीं होता है। G0 फेज इज लाइक आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, या तो वो सेल के बाहर ऐसे एरो करके इंडिकेट किया जाता है, या तो फिर ऐसे गैप वन फेज में ही उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो वो जो पिंक कलर की बॉर्डर आप लोग देख रहे हो अंदर गैप वन फेज में, दैट एरिया, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ G0 फेज। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे G0 फेज में कोई भी डिवीजन वाली एक्टिविटी नहीं होती। यहाँ पे सेल्स एंटर कर जाते हैं। कौन से सेल्स, डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स यहाँ पे जाने के बाद करते क्या है, एक्चुअली वो सेल साइकिल के बाहर जा रहे हैं, जिसी को कहा जाता है G0 फेज, और वो लोग वहां पे डिफरेंशिएट होते हैं। ओके, मतलब वो जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम करने की एबिलिटी को गेन करते हैं। समझ में आई बात। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंशिएशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द G0 फेज। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, तो इस पार्ट को डील कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, चेंजेस इन द गैप वन फेज, चेंजेस इन द एस फेज, एंड चेंजेस इन द G2 फेज। तो जो जो बातें मैंने आप लोगों को साइकिल में बताई थी, ना दोस्त ऑल थिंग वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब ओवर हियर। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें आएगी, तीनों को कंपेयर करके रखा है, तो तीनों के कंपैरेटिवली पॉइंट्स आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट, सो लेट्स स्टार्ट विद द गैप वन फेज। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेस बनते हैं, और ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स इन नेचर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो इन शॉर्ट एंजाइम का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ये एंजाइम क्यों चाहिए होता है, क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करना होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज एंजाइमेटिक रिएक्शन। समझ में आया, इसमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। बिना एंजाइम्स के डीएनए इट्स नॉट गोइंग टू रेप्लिकेट। ओके, इसके अलावा अगर मुझे प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो मुझे पता है कि मुझे आरएनए सिंथेसिस लगेगा। मतलब मुझे तीन टाइप्स के आरएनए चाहिए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ओके, तो ये प्रोडक्शन भी, आरएनए बनाने वाली एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और यस इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे एटीपी बनने के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जब इतनी सारी चीजें बन रही है तो सेल की साइज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ग्रोथ विल बी टेकिंग प्लेस। Now, after understanding the gap one phase, let's go into the S phase. अभी जो चीजें हम लोगों ने गैप वन फेज में बनाई थी, जिसके लिए बनाई थी, तो वो प्रोसीजर हो गई, डेट इज डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अलावा सेल्स, अगर मैं एनिमल सेल के बारे में बात करूं तो वी एनिमल सेल्स हैव द सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं एस फेज में ही। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। ठीक है, और हिस्टोन्स प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा था, तो वो हिस्टोन्स प्रोटीन्स भी आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन वो भी बनते हैं आपके एस फेज में ही, क्योंकि डीएनए जो है वो कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम्स बनने वाले रहते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको हिस्टोन्स प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा चेंजेस इन द G2 फेज यानी गैप टू फेज, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है प्रोडक्शन ऑकस। और ट्यूबुलिन प्रोटीन हमको क्यों चाहिए होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। ओके, इसके अलावा हमको प्लाज्मा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एंड एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, क्यों एटीपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप लोग देखो, सी 30 एटीपी की जरूरत पड़ती है टू मूव वन क्रोमोसोम फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोल्स। ओके, अब जैसे कि ये सेल है, सेल के यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन बना दूं मैं, तो
यहाँ पे क्रोमोसोम इनिशियली अटैच रहते हैं, वो स्प्लिट होके एक यहाँ पे चले जाते हैं और एक यहाँ पे चले जाता है, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द टूवर्ड्स द साउथ पोल, इस तरीके से भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी यू कैन से, जब एक क्रोमोसोम को पुल किया जाता है सेंटर से लेके अपोजिट पोल्स में, तभी मुझे 30 ATP चाहिए होता है। तो टोटल हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उसके अकॉर्डिंगली हमको उतना एटीपी चाहिए। नेक्स्ट जो है आरएनए सिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रोटीन चाहिए है, तो आरएनए सिंथेसिस का प्रोडक्शन तो इन शॉर्ट बढ़ेगा ही। तो इजी था, आप लोगों को बड़े इजीली समझ में आ गया। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, डील कर लोगे आराम से। नाउ वी आर trying to understand what is the changes taking place in the M phase. ओके, सबको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है। अभी वाले पार्ट में हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सारी बातों को डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है जैसे ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगे, तो यहाँ पे एक नया टॉपिक ओपन होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते लेक्चर में। तो यहाँ पे सबको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला था कि G0 फेज जो है उसमें डिवीजन वाली एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए उसको इनएक्टिव माना जाता है। इनएक्टिव का मतलब यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। इफ डिवीजन इज नॉट टेकिंग प्लेस तो हम लोग उसको क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। ओके, लेकिन एक फंक्शन जरूर होता है, दैट इज अ डिफरेंशिएशन प्रोसेस, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नाउ अगर मैं बात करूं सी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में, इफ द मेरिस्टेमेटिक सेल हैज टू अंडरगो सेल डिवीजन एक्टिविटी, तो उससे देखो जो भी सेल है उसको अगर डिवीजन करना है तो उसको सेल साइकिल में एंटर करना जरूरी है। सेल साइकिल, अभी मान लो जैसे कि दो डॉटर सेल है, वो लोग G0 फेज में है, ठीक है, जहां पे डिफरेंशिएशन प्रोसेस चल रहा है। अगर वही सेल अगर फिर से मेरिस्टेमेटिक वाली एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग फिर से सेल साइकिल में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। वंस दे आर अगेन एंटरिंग इनटू द सेल साइकिल, दैट मींस द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज द डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। समझ में आई बात? अगर देखो वो लोग डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो मतलब सेल साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर से दो डॉटर सेल्स बनेंगे, तो फिर से उनको G0 फेज में जाना पड़ेगा। ओके, इफ दे आर अगेन गोइंग इनटू द G0 फेज, जहाँ पे वो लोग डिफरेंशिएशन एक्टिविटी करेंगे, तो तभी हमको डी डिफरेंशिएशन वर्ड यूज नहीं करना है, तो तभी हम लोग वर्ड यूज करेंगे री डिफरेंशिएशन वर्ड, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन का वर्ड जो है, ये जो डी डिफरेंशिएशन का वर्ड जो है आप लोगों ने अभी यहाँ पे जो सुना है, ये वर्ड मैंने आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ाते समय बताया था, जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे डाइकॉट स्टेम को लेके, ठीक है। तो एक बार आप लोग डाइकॉट स्टेम वाला सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देख लेना, जहाँ पे हम लोग ने पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स के बारे में बात की थी, और वेस्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात की थी, तभी मैंने यहाँ पे ये सारी बातें की थी विथ रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ओके, तभी आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये पार्ट। नाउ लेट्स मूविंग अहेड विद द चेक पॉइंट्स। अभी चेक पॉइंट की जरूरत भी क्यों आ गई, है ना? तो सेल देखो बड़े स्मार्टली ये काम करते हैं। ओके, बड़े स्मार्टली का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो सही तरीके से होनी चाहिए। तो जैसे कि गैप वन फेज जो होता है उसके एंड में एक चेक पॉइंट होना जरूरी है। तो ये क्या चेक करता है? इन यूकैरियोटिक में इसको दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है, रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट करके, ठीक है। ईस्ट में हम लोग इसको स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। अभी चेकिंग के बारे में बात चल रही है, तो इट चेक फॉर द डैमेज टू द डीएनए, मतलब कोई तरीके का डैमेज हुआ है क्या डीएनए में, या डीएनए समवेयर इट इज इनकम्प्लीट, ये सारी बातों को चेक किया जाता है। जो भी एंजाइम चाहिए होते हैं, क्या वो एंजाइम सही से बने हैं, एस फेस के लिए जो एंजाइम चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, क्या वो सही से बन पाए हैं, जितने रिक्वायर्ड एटीपी है क्या उतने रिक्वायर्ड एटीपी बने हैं, ये सारी एक्टिविटी के ऊपर चेक रखा जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, तो एक सीडी के प्रोटीन जो होता है, सीडी के काइनेस, ओके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ये जो एंजाइम है, ये ये बना है कि नहीं बना है इसके बारे में भी चेक किया जाता है, क्योंकि यही एंजाइम जो है इसका मतलब होता है कि सेल अभी सेल साइकिल में एंटर कर चुका है और वो सेल डिवीजन वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ओके, दैट मीन्स सेल इज रेडी फॉर अंडरगोइंग डिवीजन प्रोसेस। नाउ G2 चेक पॉइंट, इसका मतलब क्या है? अभी देखो G2 के एंड में ये चेक पॉइंट रहेगा। ओके, जब गैप टू फेज खत्म होता है, इट विल चेक द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए।
ओके, दूसरी बात ये क्या चेक करेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हुआ है कि नहीं, हिस्टोन्स ठीक से बने हैं कि नहीं, प्रोटीन्स है कि नहीं, है ना, एटीपी बनाए कि नहीं, ये सारी बातें जो ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट G1 फेस के लिए भी सेम थी। ओके, नाउ एम एम चेक पॉइंट के बारे में बात करें तो ये मेटाफेजेस में रहता है, कभी एट द एंड ऑफ द मेटाफेज आपको वहां पे देखने मिलेगा। और ये करता क्या है, तो ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पिंडल चेक पॉइंट, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म्ड होते हैं वो सेंट्रोमियर जो पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का, उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैनेटोकोर। ओके, मानो ये सेंट्रोमियर है तो इसके ऊपर एक लेयर होती है कैनेटोकोर, और ठीक यहीं पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं, जैसे कि एक ऊपर से और एक नीचे से। तो ये अटैचमेंट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी चेक किया जाता है। सो ऑल थ्री चेक पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर वेरी क्लियरली। ओके, बिना इसके गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। ओके, मतलब कोई भी डिफॉल्ट पीस रहेगा उसको करेक्ट किया जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने बोला था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बिना हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये रहा वो दूसरा टॉपिक। ओके, सी वैल्यू। सी वैल्यू का फुल फॉर्म मतलब अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, सो इट इज नथिंग बट द टोटल डीएनए कंटेंट इन वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, वन सेट यानी हाफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। यूनिट की बात करें तो इसको पिकोग्राम में मेजर किया जाता है। अभी इसको समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ये आपके लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लो इसको। अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो अगर मैं स्टार्टिंग में बोलूं सेल हैज अ क्रोमोसोम नंबर 2C। ओके, मतलब दो क्रोमोसोम्स है, तो उनका सी वैल्यू भी दो ही रहेगा। ओके, इनिशियल लेवल पे। जैसे कि अगर मैं G1 फेज में बात कर रहा हूं, वहां पे सेल एंटर करता है डिप्लॉयड सेल। ओके, डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम नंबर भी 2N है और उसका सी वैल्यू भी है 2C। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन एस फेज के बारे में बात करूं, क्रोमोसोम नंबर स्टिल रिमेन एस 2, लेकिन जो सी वैल्यू है वो बदल गई है, वो हो गई है 4C। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि एस फेज में रेप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये देखो क्रोमोसोम है यहाँ पे, इसके अंदर डीएनए है एक ग्रीन कलर का और एक रेड ब्लू कलर का ऊपर रखा हुआ है। सिमिलरली मैंने नीचे कलर डिफरेंशिएट किया है पिंक कलर एंड ऑरेंज कलर में। ठीक है, जब रेप्लिकेशन होता है तो ब्लू वाले की एक कॉपी बन रही है, देखो यहाँ पे, और ग्रीन वाले की एक कॉपी बन रही है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी ये भले दो आर्म्स दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन सेंट्रोमियर तो एक ही है ना। सिमिलर सिमिलर थिंग हैज बीन हैपेंड टुवर्ड्स द बेस साइड आल्सो। तो ये जो है इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द सेम क्रोमोसोम, इसलिए हम लोग ये दोनों आर्म्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ, स्टिल इट इज रिमेन एज अ सिंगल क्रोमोसोम। लेकिन सी वैल्यू जो है वो डबल हो गई है, क्योंकि वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है। ओके, दैट इज व्हाट इट मीन्स। अभी इतना समझ लिया है तो अभी गैप टू फेज में होने वाला सिनारियो तो सेम ही रहेगा। ओके, क्रोमोसोम नंबर भी 2N ही रहेंगे और सी वैल्यू भी 4C ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैरियोकाइनेसिस की, मतलब ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, डेट मीन सेम फेज खत्म हो चुका है, तो क्रोमोसोम नंबर भी 4N हो चुके रहते हैं एंड सी वैल्यू भी 4C हुआ रहता है, क्योंकि वहां पे खाली न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है, स्टिल द साइटोप्लाज्म इज देयर, राइट। तो इसलिए ये ऐसे वैल्यूज हो गए। आफ्टर साइटोकाइनेसिस क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन एज a 2N एंड द सी वैल्यू विल आल्सो रिमेन एज a 2C, मतलब जो पहला था वैसे ही फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो गए डॉटर सेल्स वाली कंडीशन। ठीक है, तो सी वैल्यू समझने के बाद बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर एंटर इनटू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं माइटोसिस। ओके, क्या कहते हैं इसको? माइटोसिस। तो अभी इसको समझना बहुत जरूरी है। सी, माइटोस का मतलब होता है ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड ओएसिस का मतलब होता है स्टेट। ओके, स्टार्च बर्जर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था प्लांट्स में, एंड फ्लेमिंग नाम का जो बंदा था उसने प्लांट एनिमल्स में एक्सप्लेन किया था। और इतना ही नहीं, माइटोसिस का जो टर्म है वो भी फ्लेमिंग ने ही दिया था। ओके, नॉर्मली माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल्स जिनको हम लोग सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये जर्म सेल्स में भी देखने मिलते हैं। जर्म सेल्स हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है जर्म सेल्स में वो माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इवन द माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स एज वेल एज इन द जर्म सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
अभी कैरियोकाइनेसिस पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, नाउ नोट, कैरियोकाइनेसिस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिना रुके काम होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नॉन स्टॉप एक्टिविटी विल बी गोइंग ऑन ओवर हियर। तो चलो सबसे पहले प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है देखो। Here condensation of the chromatic fibers will be taking place. ओके, एक बार क्रोमोसोम बनने लगते हैं तो वो हम लोग देख भी सकते हैं, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, सी सेंट्रियल्स जो होते हैं सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स होंगे तो माइग्रेट होना चालू हो जाएंगे टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। एक नॉर्थ पोल में रहेगा तो दूसरा साउथ पोल में जाएगा। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ दिस असेंबल बाय द माइटोटिक स्पिंडल्स ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोफेस। ओके, तो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनना भी प्रोफेस से ही चालू हो जाता है। ओके, नाउ सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेसेस व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप, तो हम लोग को क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं। उनके अंदर गोल्गी बॉडी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता एंड न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। तो ये सारे ऑर्गेनल्स भी डिसइंटीग्रेट हो गए रहते हैं। चलो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो एनिमल सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रोफेस वाला टॉपिक चल रहा है, ये रहा नॉर्मल सेल। ओके, इसके अंदर आप लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलेगा, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो सेंट्रियोल्स के बाजू में जो डॉट डॉट लाइंस है वो एस्टर्स होते हैं, एस्टर रेज होते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें अभी आएगी आगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सबको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर होता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सारी बातें मैंने यहाँ पे रखी है। अब इतना ही नहीं, तो अभी मैंने यहाँ पे एक चेंजेस रखा है, दैट इज इंटरफेस सेल्स जो है उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉयड सेल्स। हमारी कंडीशन कितनी रहेगी, 4 क्रोमोसोम्स के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो 2n = 4, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटी सेम है ना, तो टोटल 23 क्रोमोसोम्स बनाने की क्या जरूरत है। 4 क्रोमोसोम बनाएंगे, देन ऑल्सो थिंग्स विल बी इजिली अंडरस्टूड। ओके, तो ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि प्रोफेस में एक सबसे पहला स्टेज जो है यहाँ पे अर्ली प्रोफेस। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाती है। ओके, और सेंट्रियोल जो है वो ट्रेवल करना चालू करते हैं अपोजिट पोल्स में। ओके, और क्रोमोसोम जो है वो काफी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपना, और ये विजिबल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीजें डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सेंट्रियल माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, अब आप लोग इस डायग्राम को देखोगे जिसको कहा जाता है लेट प्रोफेस, या फिर स्पिंडल एपैरेटस प्रोसेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देख पा रहे हो। ओके, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दिस शोज द डबल डीएनए, राइट। डबल डीएनए का मतलब क्या, ऑलरेडी रेप्लिकेशन वगैरह सारी बातें होने वाली है यहाँ पे। ओके, स्पिंडल फाइबर्स ऑलरेडी हैज बीन फॉर्म्ड, और क्या हो चुका है, मतलब देखो डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह सारी बातें हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी एस फेस कवर करके आ चुका है। ओके, लेकिन स्टिल द क्रोमोसोम रिमेन एज वन क्रोमोसोम, क्योंकि उनके जो एक क्रोमोसोम को 4 आर्म स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, क्या, तो ये स्पिंडल फाइबर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो डॉटेड लाइन है इनको हम लोग एस्टर रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टर रेस कहते हैं, और वो जो बीच में है वो सेंट्रियोल है। तो अभी इसको समझ से देखो, नोट, सेंट्रियोल प्लस एस्टर रे को एक साथ एस्टर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्टर। एनिमल सेल्स में 2 सेंट्रियोल होते हैं इसलिए एस्टर रेस, 2 होते हैं इसलिए एम्फी एस्ट्रल कंडीशन कहा जाता है। ओके, लेकिन प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं इसलिए प्लांट सेल को एनेस्ट्रल कहा जाता है, बिकॉज इट इज एब्सेंट। नेक्स्ट, इन दिस स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्स फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम्स, ये सारी बातें तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेटाफेज। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है ना, क्रोमोसोम कंटेन्स 2 क्रोमैटिड्स, जो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, अटैच टू ईच अदर थ्रू द सेंट्रोमियर। ओके, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन विल बी कंप्लीटेड, मतलब सारे स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, इतना ही नहीं तो वो काइनेटोकोर के साथ अटैच भी हो चुके हैं, सी ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ओके, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स विल अलाइन देमसेल्फ इन इक्वेटोरियल रीजन, मतलब एक बार सारे स्पिंडल फाइबर्स जब काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं तो क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि वो सेंटर में दिखते हैं, इक्वेटोरियल रीजन पे दिखते हैं, जिसको हम लोग मेटाफेसिक प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ड्यूरिंग द मेटाफेज, ऑलरेडी वही सारा पॉइंट रिपीटेड हो रहा है यहाँ पे, तो ध्यान दो अभी डायग्राम पे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो
ये जो मेटाफेज का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये मैंने बना के रखा है काइनेटोकोर ग्रीन कलर से, और ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये देखो स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच्ड है। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल से जो कंटिन्यूअसली स्पिंडल फाइबर बन के नीचे जा रहा है, इसके बीच में कोई क्रोमोसोम नहीं है। ऐसे फाइबर को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फाइबर या फिर इंटरपोलर फाइबर। लेकिन कुछ स्पिंडल फाइबर के बीच में जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ऐसे टाइप के स्पिंडल फाइबर को हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, ओके, या फिर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और एक बात नोटिस करने वाली है कि सारे क्रोमोसोम जो है एकदमली सेंटर में आके अरेंज हो चुके हैं। All chromosomes are arranged in an equatorial plane. That is what the metaphase has been completed over there. So let's talk with the anaphase now. Here, what is happening to the anaphase? Here the chromatids move towards the pole. Okay, अब क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होना चालू हो जाएगा। ओके, सो सी सेंट्रोमियर विच होल्ड्स द टू क्रोमैटिड टुगेदर, अब वो स्प्लिट हो जाएगा एंड सेपरेटेड द डॉटर क्रोमैटिड्स, नाउ रेफर टू एज ए क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, तो जो अपोजिट पोल्स में खींचे जाते हैं वो क्रोमोसोम्स को हम लोग डॉटर न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स मान सकते हो। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर नाउ शॉर्टन, ओके, शॉर्ट होने लगते हैं एंड डॉटर क्रोमोसोम्स को माइग्रेट करवाने में मदद करते हैं, जो कि अपोजिट पोल्स में खींचे जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स विल बी टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन, क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये रहा डायग्राम, तो देख रहे हैं बातें यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ये खींचे जा रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, और ये वाले जो है वो खींचे जा रहे हैं टुवर्ड्स द साउथ पोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरजोनल फाइबर्स बन रहे हैं। तो ये बीच वाले जो एरियाज है ना, इन्हीं को हम लोग इंटरजोनल फाइबर्स कहते हैं, जो कि पहले वाले केस में आप लोगों ने नहीं देखा था। ठीक है, ये तब बनते हैं जब सेंट्रियल स्प्लिट हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, एनाफेज में सेंट्रियल स्प्लिट होते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर करते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं। अभी देखो यहाँ से जो एक क्रोमोसोम मूव होते जा रहे हैं, ओके, सेंटर से वो मूव कर रहा है इक्वेटोरियल रीजन पे, तो एक के लिए 30 एटीपी चाहिए। तो जितने क्रोमोसोम मूव करोगे उतना एटीपी, उतने को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, अभी जैसे ही टीलोफेज आ जाएगा, आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी एनाफेज खत्म हो गया है, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में आप लोगों के सारे क्रोमोसोम जो है वो आ चुके हैं। तो अब टीलोफेज होगा, दैट मींस कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब क्या, देखो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो थे वो डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस ये सारी बातें फिर से रीअपियर कर जाएगी, और न्यूक्लियर एनवलप फिर से बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में आ गया है। और उसी के बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, मतलब क्या, सीधा सीधा डिवीजन हो जाएगा साइटोप्लाज्म का। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, अगर मैं प्लांट सेल्स के बारे में बात करूं तो साइटोकाइनेसिस जो होता है वो सेल प्लेट के थ्रू होता है। मतलब सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट सेल। ओके, वहां पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, तो सेल प्लेट के थ्रू काम होता है। ओके, जिसको कहा जाता है फ्रैग्मोप्लास्ट, विच इज फॉर्म ड्यू टू द गोल्गी बॉडी एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो। ओके, तो मिडल लैमेला वगैरह बनता है वहां पे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की वजह से वो जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। आप लोग पढ़ोगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, जिसको कहते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। ठीक है, उसमें ये सारी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा टीलोफेज का डायग्राम। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, सारी बातें बनना चालू हो जाती है, और ये जो एजेस है यहाँ के, ये इनर फोल्डिंग्स दिखाने लगते हैं, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस वाली एक्टिविटी हो जाएगी। ये सारी बातें वही है जो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ओके, एंड साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। फाइन, now, since we had completed the mitosis very successfully, to try to understand the significance of mitosis, ये ग्रोथ करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये मेंटेनेंस ऑफ द सेल साइज, सेल की साइज मेंटेन रखने में मदद करते हैं। ओके, फिर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में मदद करते हैं, रिपेयर फेज में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, दैट इज इन द मल्टीप्लिकेशन फेज, एंड हीलिंग एंड रीजनरेशन वाली एक्टिविटी में भी मदद करते हैं। तो रिपेयर वगैरह का मतलब भी वही होता है, हीलिंग एंड रीजनरेशन एंड ऑल। ओके, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो माइटोटिक के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जैसे कि देखो अजाइड एंड साइनाइड, जे स्टॉप द माइटोटिक डिवीजन इन द प्रोफेस। वही कॉल्चिचिन के बारे में बात करें तो ये मेटाफेज में रुका देता है। ओके, कॉल्चिचिन जो है वो यूज किया जा सकता है पॉलीप्लॉइड्स ऑब्टेन करने के लिए,
ओके, मतलब न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम नंबर है उसको ट्रिप्लॉइड, उसके अलावा टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ये सारी एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, कॉल्चिचिन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द प्लांट कॉलेज कॉल्चिकम ऑटोमिनाले। ठीक है, और मस्टर्ड गैस अगेन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दे स्टॉप माइटोसिस बाय स्टॉपिंग द क्रेब्स साइकिल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जैसे कि साइक्लिन, फाइटोहॉर्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, स्लाइटली हाई टेम्परेचर, दे लीड्स टू द सेल डिवीजन वाली एक्टिविटी, यानी माइटोजेंस कहते हैं हम लोग इसको, जिसके इन सब्सटेंस के थ्रू माइटोटिक डिवीजन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेक्चर, दैट इज द माइटोटिक सेल डिवीजन। हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मियोसिस को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए एनसीईआरटी रीड करो। बाय बाय।